हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग SN2 और SNI मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे। देखो भाई, इससे पहले हम लोग का एक वीडियो आ चुका है SN1 के ऊपर, काफ़ी डिटेलिंग में, ठीक है, और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। उसमें जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं SN1 मैकेनिज्म को, उस पर खुल करके बात की गई है। तो NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो और टाइप बच गए हैं, जैसे SN2 और SNI, आज इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी वीडियो काफी डिटेलिंग में होने वाला है, ठीक है, और डिटेलिंग वीडियो ही बनेंगे, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट हटाते हैं या डिटेल्स हटाएंगे तो वो टॉपिक काफी डाइल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर नाम का रह जाएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं ऊपर ऊपर, ठीक है। मेन इंफॉर्मेशन जो जानकारी है वो हमारे पास नहीं रह जाएगी, अच्छे क्वेश्चन फिर हमसे नहीं होंगे। SN2 का फुल फॉर्म है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप होता है। जो भी रिएक्शन इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पाई जाएगी, ठीक है। और इस स्टेप में होता क्या है, उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज दैट हमने लिया आपका CH3Br, ठीक है, यानी मिथाइल ब्रोमाइड। कोई भी लिविंग ग्रुप लगा हो सकता है, हमने यहां पर एक हैलाइड एज अ लिविंग ग्रुप माना है, ठीक। और उसका रिएक्शन किसी रिएजेंट से करा रहे हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल पाया जा रहा है, ठीक है। अब इसी एक स्टेप के अंदर लिविंग ग्रुप लीव भी करेगा और न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अटैच होगा, यानी लिविंग ग्रुप निकल भी रहा होगा और न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर, जिस कार्बन से लिविंग ग्रुप निकल रहा है, उस पर अटैच होना भी स्टार्ट होता है। इसको इस तरीके से दिखाएंगे, तीनों हाइड्रोजन को इस तरीके से दिखा दिया। लिविंग ग्रुप निकल भी रहा है, यानी ब्रोमीन पर भी पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, और न्यूक्लियोफाइल नया बॉन्ड बना भी रहा होगा इस कार्बन के साथ, उसके ऊपर भी आपका नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर? तो इस स्टेट को बोला जाता है ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट को बोला जाएगा ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ही होता है कि लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, यानी बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, और उसी सेम टाइम पर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। देखिए, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड भी है एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड भी है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। और यही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक, क्योंकि एक ही स्टेप है, एक ही स्टेप में बॉन्ड बन भी रहा है और एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, और यही स्टेट आपका क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है, ठीक है। फिर इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद लिविंग ग्रुप पूरी तरीके से निकल जाएगा, और निकलने के बाद सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफाइल बनेगा, यानी प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिखाएंगे कि न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया है और आपका, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनकर के आ गया। क्लियर? ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान देने वाला है कि ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, यानी जिसमें ट्रांजिशन स्टेट आता है, बॉन्ड का बनना, बॉन्ड का निकलना एक साथ होता है, इस मैकेनिज्म को कंसल्टेड मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कंसल्टेड मैकेनिज्म भी कहा जाता है, जहां पर दोनों काम एक साथ हो रहा हो, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो हमेशा बैक साइड से ही होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसका फ्रंट साइड फ्री नहीं है। बैक साइड का मतलब भी समझ जाइए। बैक साइड का मतलब होता है कि जो लिविंग ग्रुप अटैच है उसका ठीक अपोजिट पोजीशन, उसको बोलते हैं हम लोग बैक साइड। तो क्योंकि फ्रंट साइड पे तो लिविंग ग्रुप ही लगा हुआ है, वो पूरी तरीके से तो डिपार्ट नहीं हो रहा है ना, इसका डिपार्चर पूरी तरीके से नहीं हुआ, ये अभी भी पार्शियली बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहां का रास्ता तो ब्लॉक्ड है ना, यानी फ्रंट साइड वाला जो रास्ता है वो तो ब्लॉक्ड है। तो न्यूक्लियोफाइल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल किस साइड से फिर अटैक करेगा? बैक साइड से ही अटैक करेगा। जबकि SN1 मैकेनिज्म में हमने क्या देखा था कि SN1 मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप पूरी तरीके से निकल जाता है, निकलने के बाद कार्बोकेटाइन बनता है, और जब कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है, जिसके दोनों लोब, ठीक है, यानी दोनों साइड से वो फ्री होता है, ठीक है। अब चाहे तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करे, चाहे फ्रंट साइड से अटैक करे, इसलिए वहां पर रेसमाइजेशन हो रहा था, यानी रेसमिक मिक्सचर बन रहा था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या है कि न्यूक्लियोफाइल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो बैक साइड से ही अटैक करता है, ठीक है। अगर यहां पर ये कार्बन कायरल होता तो हम यहां पर कह सकते थे कि यहां पर इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आएंगे। तो ये तो स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है, अभी हम लोग जब फैक्टर्स पढ़ेंगे तो यहां वहां पर काफी डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बस यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक कर रहा है? आपका बैक साइड से अटैक कर रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, इसका मीनिंग समझ जाइए, बॉन्ड का ब्रेक होना, बॉन्ड का लगना, और इसी को हम लोग कंसल्टेड मैकेनिज्म बोलते हैं।
यानी एक स्टेप पाई गई है। नाम SN2 क्यों रखा गया? क्योंकि जो रेट है वो इसी एक स्टेप पे डिपेंड करेगा। तो रेट इक्वल टू कैसे लिखते हैं? K लिखेंगे और फिर उसके बाद रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो यहां पर रिएक्टेंट में दोनों पोर्शन शामिल है, एक सबस्ट्रेट भी है और यहां पर न्यूक्लियोफाइल भी है। यानी हम लिखेंगे कि ये सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो साफ साफ मालूम चल रहा है कि SN2 मैकेनिज्म जो भी रिएक्शन फॉलो करेंगे उनका जो रेट होगा वो सबस्ट्रेट के भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल के भी कंसंट्रेशन पर, यानी बाई मॉलिक्यूलर है, इसलिए नाम पड़ा है बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर ऑर्डर देखा जाए तो सबस्ट्रेट का भी पावर 1 है, न्यूक्लियोफाइल का भी पावर 1 है, यानी हम लोग लिख सकते हैं इस रिएक्शन का ऑर्डर यानी 1 + 1 = 2। इसीलिए यहां पर 2 लिखा जाता है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है। ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहां से एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है, ठीक यहीं पर इस बात को समझ लेते हैं कि अगर न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को हम डबल करें तो रेट भी डबल हो जाएगा, सबस्ट्रेट को भी डबल करें, ठीक है, और इसको भी डबल कर दें तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी ये रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। किसी के भी कंसंट्रेशन पे अगर कोई भी चेंजेस हम लाएंगे तो रेट में भी चेंज आएगा। यानी सबस्ट्रेट को अगर हाफ कर दीजिए तो रेट में भी हाफ हो जाएगा, अगर आपने न्यूक्लियोफाइल को चेंज नहीं किया तो। इसको भी हाफ करें और इसके भी कंसंट्रेशन को हाफ कर दें तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा। यानी जो भी चेंजेस आप सबस्ट्रेट या न्यूक्लियोफाइल अलग अलग करें या दोनों का एक साथ करें उसका असर हमें रेट पर भी दिखेगा। ठीक है, यही रीजन है, इसको हम लोग SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। एक स्टेप है और उस स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट बनकर के आएगा। ठीक, अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो SN2 मैकेनिज्म को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ही हो जाएगा। ठीक है, वहां पर SN1 मैकेनिज्म में हमने देखा था कि जितना ही बल्कि होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें तो कार्बोकेटाइन बनता था, यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। यानी एक पॉइंट आप यहां पे ये भी लिखेंगे कि इसमें कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं है, नो कार्बोकेटाइन, यानी इसको बोलेंगे नो इंटरमीडिएट। यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है, तो यहां स्टेबिलिटी चेक करने वाली कोई बात नहीं है, और जब स्टेबिलिटी चेक करने वाली कोई बात नहीं है तो किसी भी टाइप का रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा। यहां एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, नो रीअरेंजमेंट। ठीक है, वहां क्या था, SN1 मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट के भी चांसेस हैं, होते हैं। अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया जा सकता है तो बनाएंगे, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कार्बोकेटाइन तो बन ही नहीं रहा है, यानी इंटरमीडिएट कोई भी नहीं बनेगा। सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड कर रहा है। तो अगर सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर की बात करें तो SN1 में बल्की मॉलिक्यूल होना चाहिए था, बल्की मॉलिक्यूल फेवर करता था SN1 मैकेनिज्म को। तो यहां पर जितना ही स्मॉल यानी लाइट मॉलिक्यूल होगा वो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करेगा। जैसे मिथाइल की बात करें, यानी यहां पर मिथाइल है तो ये मिथाइल स्मॉल है क्योंकि इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये हाइड्रोजन स्मॉल एटम है, जिसकी वजह से बल्कीनेस नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब है कि जो मिथाइल हैलाइड होगा या मिथाइल अल्कोहल हुआ या जो भी कंपाउंड हुआ मिथाइल का जो SN2 रिएक्शन करता है, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो वो SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं। मिथाइल ग्रुप और जितने भी प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो लेस बल्की होते हैं वो सब SN2 को फेवर करते हैं। यानी अगर हम SN2 के फेवरिंग वाली बात करें तो जो मिथाइल होंगे, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, लास्ट में हमारा टर्शरी होता है। क्योंकि ये बल्की हो गया तो ये SN2 तो करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। और सेकेंडरी जो हो गया वो मॉडरेट है, मॉडरेट का मतलब कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि कब SN1 होगा कब SN2 होगा, ठीक है। और प्राइमरी ये भी SN2 आपका मैकेनिज्म शो करेगा, लेस बल्की होना चाहिए, ठीक है, और ये भी आपका अच्छा फेवर करेगा SN2 को। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ये लेस बल्की हैं, ठीक। अच्छा, यहां पर इस रीजन के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर मॉलिक्यूल बल्की है तो वो SN2 को फेवर क्यों नहीं करता। देखिए, मॉलिक्यूल जितना भी बल्की होता जाएगा, ठीक है, वो ट्रांजिशन स्टेट को अनस्टेबल करता जाएगा और अनस्टेबल करेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट
बनने नहीं देगा सही से। यानी बनने नहीं देने का मतलब है कि उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब एनर्जी बढ़ती जाएगी तो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा तो रिएक्शन की जो रेट होगी और स्लो हो जाएगी। क्योंकि भाई SN2 में तो हमें पता चल गया ना कि ट्रांजिशन स्टेट बनता है, और ट्रांजिशन स्टेट खुद में एक अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है। और जैसे जैसे मॉलिक्यूल बल्की होता जाएगा तो वो ट्रांजिशन स्टेट और भी ज्यादा अनस्टेबल होगा, यानी उसकी एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज करेगी, और जब एनर्जी इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, यानी SN2 का रेट कम हो जाएगा, यानी फिर वो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फेवर नहीं करेगी, ठीक है। यही रीजन है कि मॉलिक्यूल वो कंपाउंड लेस बल्की होना चाहिए, ठीक है। SN1 में भी हमने ये ऑर्डर आपको क्लियर बताया था, तो अगर एक बार जो SN1 नहीं पढ़ा हुआ है वो जा करके SN1 की एक बार पढ़ ले, फिर इस वीडियो को देखेगा तो ज्यादा अच्छा उसे समझ में आएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है न्यूक्लियोफाइल, यानी कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपको पढ़ाया जा चुका है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी डोनर एबिलिटी, ठीक है, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो SN2 का रेट भी इंक्रीज करेगा। यानी कह सकते हैं जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 का रेट भी उतना ही अच्छा होगा। और न्यूक्लियोफिलिसिटी कब इंक्रीज करती है, कब डिक्रीज करती है, बहुत ही डिटेल में न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। यानी बस 2 पॉइंट ऐसे याद रखा करिए, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूक्लियोफाइल की इंक्रीज करती है, यानी डोनर एबिलिटी बढ़ती है। और लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज कर जाती है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी को जो अफेक्ट करते हैं, जैसे डीलोकलाइजेशन वगैरह है, ठीक है। तो उसके ऊपर पूरा एक डिटेलिंग वीडियो बन चुका है। यहां पर हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं SN2 की, कि अगर न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो SN2 का रेट भी बढ़ेगा। और आपको मालूम है कि SN2 का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट के भी है, और साथ ही साथ न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर भी है। तो अगर हम न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी बढ़ाते जाएंगे तो रेट भी आपका बढ़ता जाएगा। SN2 मैकेनिज्म में एक बात और ध्यान में रखना है कि जितने भी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होंगे, एनायनिक, ठीक है, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल से मतलब क्या है, जैसे Cl-, Br-, ठीक है, साइनाइड हो गया, Cn-, ठीक, यानी जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल। तो जितने भी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल होते हैं उनके आने से SN2 का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। वहां पर पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है कि हाँ वो SN2 को ही फेवर करेगा एनायनिक न्यूक्लियोफाइल के होने की वजह से, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर आते हैं, नेक्स्ट फैक्टर है लीविंग ग्रुप का, क्योंकि आपने देखा था रिएक्शन में जैसे CH3 था और Br, यानी एक आपका ये लीविंग ग्रुप है। तो लीविंग ग्रुप लीव करता है, तो नाम से मालूम चल रहा है कि जितना गुड लीविंग ग्रुप होगा, जाहिर सी बात है रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, टाइम कम लगेगा, लीव कर जाएगा और लीव करेगा, और फिर उसके बाद रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी अगर गुड लीविंग ग्रुप हुआ तो उसके लिए मैंने आपको एक लाइन लिखवाया भी था, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर का नाम लिख लीजिएगा आप लोग अगर नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है आपका, लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप में एक लाइन मैंने लिखवाया था कि वीक बेस, ठीक है, वीक बेस आर गुड लीविंग ग्रुप, ठीक है। जितने भी वीक बेस होते हैं वो सब बहुत ही अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं। और बेसिसिटी और बेसिक कैरेक्टर के बारे में भी मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी में समझाया हुआ है, ठीक है। जैसे टॉप टू बॉटम जाने पर ग्रुप में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है तो बेसिसिटी कम हो जाती है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर बेसिसिटी कम होती है। यानी ग्रुप में भी टॉप टू बॉटम आने पर बेसिसिटी कम होगी और लेफ्ट टू राइट जाने पर भी बेसिसिटी कम होती है, ठीक है। तो जितना ही वीक बेस होगा वो उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, और जितना अच्छा लीविंग ग्रुप लगा रहेगा इसका मतलब है कि SN2 का रेट उतना ही फास्ट होगा, ठीक है, क्लियर। स्टीरियोकेमिस्ट्री समझने के लिए पहले हमें एक कायरल मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। विदाउट कायरल मॉलिक्यूल स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए जब तक वो मॉलिक्यूल कायरल नहीं होगा बात नहीं समझ में आएगी। तो कायरल का मतलब है कि ऐसा कार्बन जिससे जुड़े चारों ग्रुप जो होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए मैंने एक H ले लिया है, ठीक है, एक आपका मैंने यहां पर D ले लिया है, ठीक, और एक ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक हमने CH3 लगा दिया है, ठीक है। तो हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम हो गया, ठीक। तो दोनों जो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है वो स्मॉल ही एटम है, ठीक, जिसकी वजह से ये लेस बल्की है और SN2 फेवर करेगा।
अब इसका जो रिएक्शन है हम न्यूक्लियोफाइल से करा रहे हैं, यानी कोई रिएजेंट से करा रहे हैं जिसमें कोई न्यूक्लियोफाइल पाया जा रहा है। तो लीविंग ग्रुप निकलना स्टार्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, क्योंकि फ्रंट साइड तो ब्लॉक है, अभी निकलना स्टार्ट हो रहा है और उसी सेम टाइम पर न्यूक्लियोफाइल न्यू बॉन्ड उस कार्बन से बनाना स्टार्ट करता है। ठीक, सपोज दैट, क्योंकि ये कायरल कार्बन है, हम यहाँ स्टार बना दे रहे हैं जिससे मालूम चल रहा है कि ये कार्बन कायरल है और ये डी कॉन्फ़िगरेशन का है। ठीक है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है कि पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएगा। अब न्यूक्लियोफाइल जो है इस कार्बन पर अटैच होना स्टार्ट हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और एक हाइड्रोजन, एक ड्यूटेरियम और एक CH3 हमने दिखा दिया, और साथ ही साथ ब्रोमाइड आयन इससे लीव करना स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे जैसे ब्रोमाइड आयन लीव करने लगेगा, न्यूक्लियोफाइल उसके साथ बॉन्ड बनाने लगेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है जिसको TS हम लोग बोल रहे हैं। ठीक, और न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक कर रहा है, उसके बैक साइड से अटैक कर रहा है। बैक साइड का मींस पहले समझाएं, लिविंग ग्रुप का अपोजिट पोजीशन, यानी लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट पोजीशन पर लग जाएगा। ठीक है, यानी कॉन्फ़िगरेशन आपकी बदल जाएगी। यानी अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, लिवियो रोटेटरी। लिवियो रोटेटरी का मींस यानी अब पीपीएल को वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा वॉल्डन इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन का मींस यहां पर यही होता है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो हमको लिवियो रोटेटरी मिलेगा, और अगर लिवियो है तो हमको डेक्स्ट्रो मिलेगा। और जो आपको जो आपको न्यूक्लियोफाइल अटैच कराना है वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट पोजीशन पे लगाना है। सपोज दैट ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन इस साइड लगा होता तो न्यूक्लियोफाइल इसके अपोजिट पोजीशन यहां पर हम लगाते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल यहां पर लगा रहे होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन यानी क्वेश्चन करते वक्त इस बात का बहुत ध्यान में रखना है कि अगर ऐसा कोई कार्बन है जो कि कायरल है और SN2 को फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो वहां इन्वर्जन कराना नहीं भूलना है। ठीक है, इन्वर्जन नहीं कराएंगे, जल्दीबाजी में कॉन्सेप्ट माइंड से निकल जाएगा तो हम क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया SN2 मैकेनिज्म की। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सॉल्वेंट का फैक्टर, यानी सॉल्वेंट कैसा असर डालता है SN2 पर। SN1 में हमने देखा था कि पोलर होना चाहिए और प्रोटिक होना चाहिए। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 को फेवर करता है, यानी उसका रेट बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसमें आयोनाइजेशन हो रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था और साथ ही साथ कोई एनायन बन रहा था। तो उस कार्बोकेटाइन को सॉल्वेंट अगर पोलर होगा तो स्टेबलाइज कर लेगा। ठीक है, और साथ ही प्रोटिक होगा। प्रोटिक यानी जो H+ आयन डोनेट कर सकता है। लेकिन क्योंकि यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, कोई इंटरमीडिएट या अलग से कोई कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, तो हमें एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। यानी पोलर तो हो, क्योंकि यहां पर भी देखिए पार्शियली नेगेटिव पोलैरिटी तो यहां पर भी आती है, तो सॉल्वेंट पोलर चाहिए। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ एप्रोटिक होना चाहिए, यानी उसमें H+ आयन ना हो। ठीक है, जो H+ आयन को डोनेट ना करता हो। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर भी होगा तो वो SN2 मैकेनिज्म को फेवर ही करेगा। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, या तो पहले एक पॉइंट यहां लिख लीजिए। ठीक है, रोल ऑफ सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट कैसा हमको चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल आपको दे दे रहा हूं जिससे आपको बात अच्छे से हमसे समझ में आ जाएगी। ठीक है, पोलर एप्रोटिक का जैसे हम लेते हैं पहले DMF। ठीक, इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। ठीक है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। स्ट्रक्चर देखिए, HC+O और 2 मिथाइल ग्रुप यहां पे लगे हुए हैं। तो देखिए ये पोलर है। कैसे पोलर है, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो पोलैरिटी तो आ जाएगी। एप्रोटिक कैसे है, एप्रोटिक का मतलब H+ आयन इसमें नहीं है। बताइए कहां H+ आयन है, यहाँ का भी हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्ट है, यहाँ का भी हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्ट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब कार्बन से कनेक्ट होगा तो H+ आयन थोड़ी ना डोनेट करेगा, यहाँ का भी हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्ट है, तो ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एक और इसका अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, DMSO। इसको बोलते हैं डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH3 S+O CH3। ये है आपका डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। इसमें देखिए पोलैरिटी है,
सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो पोलैरिटी तो है लेकिन कोई भी इसमें प्रोटिक यानी प्रोटॉन नहीं पाया जा रहा है, H+ आयन नहीं है, तो ये भी आपका पोलर है लेकिन ए प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो ये ऐसे सॉल्वेंट है जो SN2 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग SN2 मैकेनिज्म का ग्राफ देखेंगे जिसे हम लोग एनर्जेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर y एक्सिस और x एक्सिस पे लिखा जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स और y एक्सिस पे लिखेंगे हम लोग एनर्जी। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग रिएक्टेंट से स्टार्ट कर रहे हैं और रिएक्टेंट क्या था हमारे पास, ठीक है, ये रिएक्टेंट था, इसमें लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन है, और रिएक्शन जैसे जैसे आगे प्रोसीड होगा, ठीक, वो ट्रांजिशन स्टेट की तरफ जाएगा, ठीक, और फिर ट्रांजिशन स्टेट से होते हुए वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर वो प्रोडक्ट बन गया। ठीक, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है और प्रोडक्ट में आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड पर अटैक कर जाएगा और आपका इस तरीके से। ठीक, ये जो सबसे टॉप पोजीशन है यही ट्रांजिशन स्टेट है, और ट्रांजिशन स्टेट की आप देख रहे हैं ना, सबसे टॉप पर है, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी है उसकी एनर्जी सबसे हाई है। तो एनर्जी सबसे हाई होने का मतलब है कि ये सबसे अनस्टेबल स्टेट होता है। ठीक है, यानी ट्रांजिशन स्टेट था क्या, ट्रांजिशन स्टेट को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाएंगे, कार्बन मान लो मिथाइल का दिखा रहे हैं, 3 हाइड्रोजन इस तरीके से, और न्यूक्लियोफाइल अटैच भी हो रहा है, और उधर आपका लीविंग ग्रुप यानी ब्रोमाइड आयन था या जो भी था, ठीक है, वो आपका लीव कर रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये सबसे अनस्टेबल स्टेट होता है। आप देख रहे हैं सबसे टॉप पर है, यानी यहाँ पर इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, और फिर जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है धीरे धीरे फिर लिविंग ग्रुप निकलना स्टार्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैच होना स्टार्ट करता है, इनकी एनर्जी क्या होने लगती है, डिक्रीज, और डिक्रीज होते 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 बिल्कुल कम हो जाती है एनर्जी, यानी स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने का मतलब है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यही आपका इसका एनर्जेटिक्स है। ठीक, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले एल्काइल हैलाइड का देखेंगे क्वेश्चन आपका SN2 मैकेनिज्म, फिर उसके बाद हम लोग एल्कोहल के देखेंगे। एल्कोहल के जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे PCl5 के रिएक्शन, PCl3 के, SOCl2 के, जिसे हम लोग थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, इन सब के जो रिएक्शन है एल्कोहल के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब फिक्स है कि SN2 ही करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको ये भी याद रखना है, सीधा सीधा उनका रिजल्ट याद रखना है। पहले रिएक्शन को ध्यान से देखिए, मिथाइल क्लोराइड है, तो मिथाइल आ गया तो जाहिर सी बात है कि SN2 ही करेगा, और कायरल तो है नहीं। एक्वस KOH हमको कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कराता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो सिंपल सा आपको काम करना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहां से क्लोराइड को हटाना है और OH लगा देना है, CH3OH। सिंपल सा एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और क्लोराइड आयन आपका बाहर निकल गया। सेकंड वाले में देखेंगे कि ब्रोमीन के साथ ये जो कार्बन अटैच है, ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, यानी यहां पर भी ये प्राइमरी है। तो जो प्राइमरी वाले होते हैं वो SN2 को ही फॉलो करते हैं। हाँ, बस ब्रांच होना चाहिए, अनब्रांच का मतलब कि जो प्राइमरी कार्बन है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन बल्कि नहीं होना चाहिए, ब्रांचिंग वहां नहीं होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट का चांस बन सके। तो यहाँ रीअरेंजमेंट का कोई चांस नहीं है, तो ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, यानी SN2 को ही फॉलो करेगा। और इसके सपोर्ट में देखिए और भी हमारे पास हिंट है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट आप दिख रहे हैं DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, जो कि आपका कैसा सॉल्वेंट है, पोलर तो है लेकिन ए प्रोटिक है, जो कि ए प्रोटिक सॉल्वेंट अभी हम लोग ने पढ़ा है कि SN2 को ही फेवर करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमको कौन सा न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड कराता है, हाइड्रोक्साइड आयन। कार्बन कायरल है नहीं, तो इन्वर्जन का कोई ध्यान नहीं रखना है, सीधा सा ब्रोमीन को हटाना और यहाँ पर OH लगा देना है, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये भी हमारा प्रोडक्ट बन गया और साथ ही साथ Br- बाहर निकल गया। तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से हमको कुछ और कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। पहली बात तो लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से लगा रहे उसको चेक किया करिए वो कौन सा कार्बन है। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये 2 कार्बन से अटैच है, देखो ऊपर एक कार्बन से नीचे एक कार्बन से, यानी ये सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी में तो मॉडरेट आ गया ना, मॉडरेट का मतलब है कि हाँ SN1 भी कर सकता है SN2 भी कर सकता है। ठीक है, मॉडरेट रेट है उसका। तो कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन में हमें दिख रहा है कि हाइड्रोक्साइड आयन यानी एनायनिक न्यूक्लियोफाइल भी मिल रहा है। ठीक है, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल तो है ये, और साथ ही साथ हमारा जो सॉल्वेंट है DMSO, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, और जो ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा वो हमको SN2 फेवर कराता है, और साथ ही साथ ये एनायनिक है तो इससे भी मालूम चल रहा है कि SN2 को फेवर करेगा।
लेकिन अगर इस कार्बन को ध्यान से देखें, जो जुड़े चारों ग्रुप हैं आपस में डिफरेंट है, यानी ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है, यानी ये जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो बैक साइड से अटैक करेगा। बैक साइड का मतलब है लीविंग ग्रुप का अपोजिट पोजीशन, यानी OH यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, CH3 और CH2 CH3 अपने यहां पे रहेंगे। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। तो यहां पर इन्वर्जन हुआ है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में और OH आप इसी साइड लगा देंगे तो हमारा रिएक्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें OH को इसके बैक साइड यानी अपोजिट साइड में लगाना होगा। यानी अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये लिवियो बनेगा, और अगर ये लिवियो है तो वो डेक्स्ट्रो बनेगा। तो ये कुछ एग्जांपल हमने एल्काइल हैलाइड के आपको करा दिए। अब SN2 रिएक्शन हम लोग देखेंगे एल्कोहल के। सबसे पहली जो रिएक्शन देखने आ रहे हैं वो है रिएक्शन विद HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड, HCl HBr HI कोई भी यूज हो सकता है। और कौन सा ऐसा एल्कोहल है जो HX के साथ SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो उसे एक लाइन में आपको लिख करके याद कर लेना है। जो प्राइमरी जो एल्कोहल होगा, प्राइमरी एल्कोहल, वो भी कैसा, अनब्रांच्ड। ठीक है, अनब्रांच्ड वाला जो होगा वही प्राइमरी एल्कोहल। अनब्रांच से मतलब एक बार फिर समझा देते हैं आपको, SN1 में मैंने समझाया था, CH3H और CH2OH। देखिए ये भी प्राइमरी एल्कोहल है। कैसे, OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो एक ही कार्बन से कनेक्ट है, लेकिन उस प्राइमरी कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को देखो, वहां ब्रांचिंग भी है। यानी अगर यहां से रीअरेंजमेंट कराएंगे तो ये प्राइमरी से टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए H को आप यहां ले जाएं तो ये टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये तो SN1 को फेवर कर रहा है ना। देखो बल्कि हो रहा है, क्राउडनेस आ रही है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं अनब्रांच्ड की, कि CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये प्राइमरी एल्कोहल की बात कर रहे हैं, या मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, या कोई भी ऐसा प्राइमरी एल्कोहल कि वो अनब्रांच्ड हो। ठीक, उसके बगल वाले कार्बन को देखो, यहाँ ब्रांचिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया ये वाला जो प्राइमरी एल्कोहल है वही आपका SN2 को फेवर करेगा। ठीक है, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं रिएक्शन विद HX में, हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राइमरी एल्कोहल वो भी अनब्रांच्ड वाला वो SN2 मैकेनिज्म करेगा। तो कैसे मैकेनिज्म होता है, सिंपल सा वो देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि ROH है, और क्योंकि इसमें एसिड है तो एसिड H+ आयन पाया जाता है उसमें। ठीक है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो हाइड्रोक्साइड यानी जो OH लगा होता है वो पुअर लीविंग ग्रुप होता है, इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलता। जबकि चाहे वो SN1 हो चाहे SN2 हो, हमको लीविंग ग्रुप कैसा चाहिए, गुड लीविंग ग्रुप चाहिए, जो आसानी से रिमूव हो सके। तो सबसे पहले OH को पुअर लिविंग ग्रुप से गुड लिविंग ग्रुप बनाने के लिए इसका जो प्रोटॉन है वो डोनेट करा दीजिए। तो जब प्रोटॉन डोनेट कराएंगे H+ आयन को तो ROH2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो पुअर लिविंग ग्रुप से ये क्या बन चुका है, गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है। अब इसके बाद आसानी से ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगा HX, कौन है यहाँ न्यूक्लियोफाइल, हैलाइड आयन। ठीक है, देखो निगेटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल इसके एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा और बैक साइड से अटैच होकर ठीक एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैकेनिज्म फॉलो करेगा SN2 का, ये मैकेनिज्म होगा। ठीक है, करेगा कौन, प्राइमरी अल्कोहल, वो भी अनब्रांच वाला। क्लियर। अब आते हैं सेकंड रिएक्शन पर, वो है रिएक्शन विद PCl3 PBr3 या PI3। ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड या फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। ठीक है, उनके साथ भी जो भी अल्कोहल रिएक्शन करेगा वो SN2 मैकेनिज्म को ही फेवर करेगा। पहले पूरी रिएक्शन एक बार कंप्लीटली देख लेते हैं। जैसे ROH हो गया और PX3 की जगह पर आप PCl3 PBr3 PI3 हो सकता है। रिएक्शन जब कंप्लीट करेंगे तो क्या बनेगा, RX एल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3। देखो भाई सीधी सी बात है, रिएक्शन तो बहुत सिंपल होती है, याद करना क्या काम करना है, OH यानी आपको एल्कोहलिक जो ग्रुप है उसको हटाना है और आपको बस हैलोजन लगा देना है, और साइड प्रोडक्ट ध्यान में रखना है H3PO3 बनकर के आता है। क्लियर, मेन प्रोडक्ट तो आपको यही बनना है RX। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आप यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गया। लेकिन इसका मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है कि ये कैसे SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक, और ये जो अल्कोहल है ये 3 टाइप में हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो सबके साथ क्या SN2 ही करेगा, कि कैसे रिएक्शन होता है कैसे नहीं होता, ये भी बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लियर होना चाहिए।
सपोज दैट हम पहले प्राइमरी एल्कोहल का लेते हैं ROH, तो ये रिएक्शन करेगा वो भी किससे, SN2 से। सेकेंडरी अगर एल्कोहल हुआ, सेकेंडरी एल्कोहल, तो ये भी SN2 से ही रिएक्शन करेगा PX3 के साथ, PX3 के साथ, ठीक है। लेकिन अगर टर्शरी एल्कोहल होगा और अगर PX3 के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं तो वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्लियर, क्योंकि बल्कीनेस काफी ज्यादा हो जाएगी, तो वो PX3 के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि SN1 करेगा, SN1 भी नहीं होगा, कोई भी रिएक्शन शो नहीं होगी PX3 के साथ। अब रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो रही है, आगे कैसे बढ़ती है, क्या इसका मैकेनिज्म होता है, वो हम लोग देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहला काम क्या होता है, जहां पर भी OH है यानी अल्कोहल है और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि आपको OH हटाना पड़ेगा, OH हटाना जरूरी है, ठीक है। लेकिन आपको पहले से मालूम है कि एक ऐसा लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है, और इसको गुड लिविंग ग्रुप बनाने का बस एक ही तरीका है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर डोनेट कराइए और उस पर पॉजिटिव चार्ज लाइए। तो आप देखेंगे PX3 यानी फास्फोरस है और फास्फोरस के पास एक खाली पड़ा ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस फास्फोरस के एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल देगा, ठीक, जिसकी वजह से RO ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक H, ठीक, और उसी जब ये काम हो रहा होगा तो फास्फोरस के साथ जो एक हैलोजन लगा होगा वो निकल जाएगा, ठीक। तो आपका बन जाएगा P और इसके साथ अब दो हैलोजन PX2 लगे हुए हैं, ठीक। इसका ये जो एक ट्रांजिशन स्टेट टाइप का बन करके आया है या एक कंपाउंड बन करके आया है, इसका अपना एक नाम होता है, इसको बोलते हैं डाई हेलो एल्काइल फॉस्फाइड, ठीक है, डाई हेलो एल्काइल फॉस्फाइड। अब यहां पर जो एक स्पीसीज बन करके आया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग डाई हेलो एल्काइल फॉस्फाइड नाम देंगे। अब हमारा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, तो जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो ये पुअर लिविंग ग्रुप से क्या बन चुका है, गुड लिविंग ग्रुप बन चुका है, अनस्टेबल हो चुका है। अब यहां से हम बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, तो जब यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा तो जो एक हैलाइड आयन हमने यहां पर बाहर निकाला था वो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और एल्काइल ग्रुप को बैक साइड से अटैक करेगा। तो देखिए यहां पर लिविंग ग्रुप बाहर निकल रहा है और न्यूक्लियोफाइल यानी जो हैलाइड आयन है वो एल्काइल ग्रुप पर बैक साइड के साथ अटैच हो रहा है, ठीक। तो इसी मैकेनिज्म को तो हम लोग क्या बोलते हैं, SN2 मैकेनिज्म, यानी आपका RX बन जाएगा और साथ ही साथ क्या बाहर निकला है, OH और PX2, क्लियर, ठीक है। तो फाइनली ये आपका PX3 का जो मैकेनिज्म होता है वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि OH जो पुअर लिविंग ग्रुप है उसे गुड लिविंग ग्रुप बनाना ही पड़ेगा और उसका बस एक ही तरीका है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर को डोनेट कराइए। जब लोन पेयर को आप डोनेट करा देंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा तो वहां से हम उसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है PCl5 के साथ। तो PCl5 के साथ जो रिएक्शन होगी अल्कोहल की वो भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। PCl5 देखिए रिएक्शन तो काफी इजी है कि OH को हटाना है आपको और क्लोरीन लगा देना है, RCl, साइड प्रोडक्ट आपका क्या होगा, HCl बनेगा और साथ ही साथ POCl3। मैकेनिज्म SN2 रहेगा और जैसे इससे पहले वाला जो मैंने आपको मैकेनिज्म करके दिखाया है PCl3 के साथ यानी PX3 के साथ, सेम वही मैकेनिज्म यहां पर भी होगा। वही ऑक्सीजन का लोन पेयर आपको फास्फोरस के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेट करा करके उसे गुड लिविंग ग्रुप बना करके बाहर निकालना रहेगा। सेम टू सेम वही मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है आपका रिएक्शन विद SOCl2 यानी ये थायोनिल क्लोराइड कहलाता है और ये अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है, क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, पहले रिएक्शन देख लीजिए फिर आपको मैकेनिज्म समझाते हैं। ROH प्लस SOCl2, ठीक, और यहां पर एज अ सॉल्वेंट पिरिडीन का यूज किया जाएगा। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चन से आपको समझाएंगे। पिरिडीन का अगर यूज हो रहा है तो ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, थायोनिल क्लोराइड। इसका भी काम सेम वही है कि OH को हटाना है, आपको क्लोरीन लगा देना है, ठीक है। तो RCl हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा और HCl गैस मिलेगा, ठीक है। यहां पर ये दो जो साइड प्रोडक्ट हैं ये दोनों ही गैसियस प्रोडक्ट हैं। तो अगर गैसियस प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है गैस बन करके बाहर निकल जाएंगे, आपको सिर्फ प्योर ये जो प्रोडक्ट मेन चाहिए था वही मिलेगा।
बाकी सब में क्या होता है, मिक्सचर मिलते हैं तो सबको फिर प्योर करना होता है, उसको सेपरेट करना होता है, तो उसमें जितना यील्ड हमें चाहिए होता है, जितना अमाउंट हमें चाहिए होता है प्रोडक्ट का, उतना नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये गैसियस प्रोडक्ट है तो ये तो अपने आप लीव कर जाएंगे ना, तो हमारे पास प्योर RCl यानी अल्काइल हैलाइड बच जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बेस्ट मेथड कहते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं। ROH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये हमारे पास सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन लगे हुए, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में आपको करना क्या है, सल्फर और ऑक्सीजन का ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक करेंगे। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसी की तरफ जाएगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। ROH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और अटैच हो गया है सल्फर के साथ, और यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इसके साथ 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज फिर से आएगा वापस, और यहां पर हम एक क्लोरीन एटम को बाहर निकालेंगे, और ये हमारे पास बच जाएगा RO पॉजिटिव H और सल्फर डबल बॉन्ड O और एक क्लोरीन। अभी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हम फिर से H को यानी H प्लस आयन को हटाएंगे। तो जब H प्लस आयन को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा RO और S डबल बॉन्ड O Cl, ये बनकर के आएगा, इसका नाम होगा क्लोरो सल्फाइड ईस्टर, इसको बोलते हैं क्लोरो सल्फाइड ईस्टर, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये जो ROS डबल बॉन्ड OCl है, ठीक है, यहां से फिर हमारा SN2 मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, यानी यहां से हमारा प्रोडक्ट बनेगा कि हम एक क्लोरीन को, मतलब यहां से ये बॉन्ड पूरा ब्रेक कर रहे होंगे, और जो एक क्लोराइड आयन हमको मिला हुआ है, ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो इस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, तो फाइनली हमारा RCl यानी एल्काइल हैलाइड बन करके आ जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। जब ये क्लोरोसल्फाइड ईस्टर बन जाता है तो फिर हम यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, बाहर निकलता है, और यहां से जो क्लोराइड आयन हमको मिला था वह एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा। तो बॉन्ड का ब्रेक होना और न्यूक्लियोफाइल का अटैच होना, दोनों काम एक साथ हो रहा है, इसलिए इसे SN2 मैकेनिज्म कहेंगे, ठीक है, कि हाँ ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, ठीक, क्लियर, बात समझ में आ रही है। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि SN2 मैकेनिज्म तभी फॉलो करेगा जब यहां पर आपका सॉल्वेंट क्या हम यूज करेंगे, पिरिडीन का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए इसके बेस पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो और बात समझ में आए। पहले क्वेश्चन को देखिए, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है और ये कैसा एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, भले बगल में ब्रांच्ड है, लेकिन PCl3 के केस में हमें ब्रांच अनब्रांच से कोई लेना देना नहीं है, प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा, चाहे वो कितना भी बल्कि हो चाहे कैसा भी हो, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है तो वो SN2 को ही फॉलो करेगा। SN2 का मतलब होगा कि कोई रीअरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल सा आपको बस लिविंग ग्रुप को हटाना है और वहां पर आपको न्यूक्लियोफाइल लगा देना है। तो PCl3 हमको क्लोरीन न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है, CH3 CH2 CH CH3 एंड CH2Cl, ठीक है, सिंपल सा ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। अगर हाँ ये कायरल कार्बन होता तो वहां पर हम लोग इन्वर्जन का केस जरूर देखते कि SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होता है, उसे आपको भूलना नहीं है, उसी के लिए ये क्वेश्चन मैंने दे रखा है। यहां पर देखिए OH कहां लगा हुआ है, OH आपका लगा हुआ है बिलो द प्लेन, यानी ये जो डैश वाला होता है ये बिलो द प्लेन कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। PCl5 है यानी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, तो यानी अब जब आप क्लोरीन लगाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके लगाएंगे। यहां पर OH बिलो द प्लेन है तो इसका उल्टा क्या हुआ, यानी इन्वर्जन आपको करना है, एबव द प्लेन, यानी अब जो क्लोरीन आप अटैच करेंगे वो एबव द प्लेन कर देंगे, ठीक है, एबव द प्लेन यानी वेज बॉन्ड, और बिलो द प्लेन किसे करेंगे, H एबव द प्लेन था उसे चेंज करके आप बिलो द प्लेन कर दीजिए, और इस साइड वाला जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक, CH3 और हाइड्रोजन, क्लियर, बात समझ में आ गई। इन्वर्जन मेन है, उसको ध्यान से रखना है क्योंकि ये कार्बन यहाँ पर कायरल कार्बन है। नेक्स्ट आइए, यहां पर ये देखिए केस कि ये जो कार्बन है आपका सेकेंडरी कार्बन है, ठीक, और सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो वैसे मैटर नहीं करता, थायोनिल क्लोराइड है यानी SOCl2 और साथ में पिरिडीन दिख रहा है, तो ये केस मैं पहले बता रखा हूं कि SN2 मैकेनिज्म होगा, और SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन ध्यान में रखना है। अगर कायरल कार्बन है तो ये देखिए ये कार्बन डिफरेंट 4 ग्रुप से अटैच है, मतलब कायरल कार्बन है,
तो इन्वर्जन करना है, तो जैसे OH किस साइड लगा हुआ है, राइट साइड में लगा हुआ है, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा क्लोरीन इसके अपोजिट यानी लेफ्ट साइड में आपको अटैच कर देना है, यानी OH का अपोजिट यहां हो जाएगा, क्लोरीन यहां लगेगा, CH3 C2H5 और H इस साइड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने ये पहचाना कैसे कि SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है कि आपका थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या है, यहां पर पिरिडीन लगा हुआ है, क्लियर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, लास्ट जो हमारा बच गया है वो है SNI, ठीक। SNI क्या होता है, यहां पर I जो टर्म है वो इंटरनल टर्म है, ठीक है। जैसे SN2 मैकेनिज्म होता है वैसे ही होता है, बस फर्क ये है कि यहां पर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अभी तक जो भी आपने देखा था वो बाहर से न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, यानी पहले जैसे PCl3 में क्लोराइड आयन निकल चुका था एक, और फिर वो अटैक करता था आउटसाइड से। यहां पर क्या है कि इंटरनली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इसीलिए उसको हम लोग SNI बोलते हैं। और साथ ही साथ SN2 से एक और बात में फर्क रखेगा, वो ये है कि SN2 में आपका इन्वर्जन होता है, लेकिन SNI में इन्वर्जन नहीं होगा, रिटेंशन होगा। रिटेंशन का मतलब कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर डेक्स्ट्रो है तो डेक्स्ट्रो, लीवियो है तो लीवियो ही रहेगा, अबव द प्लेन है तो अबव द प्लेन ही लगेगा, बिलो द प्लेन है तो बिलो द प्लेन ही लगेगा। यहां आई से मतलब है इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इसमें रिटेंशन होगा, क्लियर। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, अल्कोहल है ROH और साथ ही साथ SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, ठीक, लेकिन पिरिडीन नहीं है, या तो कोई सॉल्वेंट नहीं होगा या तो पिरिडीन के अलावा कोई सॉल्वेंट होगा, तो हम समझेंगे कि वो SNI है, ठीक है। ये इसकी पहचान है। पिरिडीन अगर आ गया तो वो SN2 होगा और उसमें रिटेंशन नहीं, इन्वर्जन होता है, ठीक है। ये SNI आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम कोई भी सॉल्वेंट यूज नहीं कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट होगा वैसे ही, ठीक। इसको अलग अलग लिख लेते हैं, SOCl2 को H+OCl। जैसे थायोनिल क्लोराइड का मैकेनिज्म SN2 में था, वो वैसे ही सेम टू सेम चलता रहेगा जब तक क्लोरोसल्फाइड ईस्टर ना बन जाए। पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस सल्फर को अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा R, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज H और सल्फर लग गया, ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज और 2 क्लोरीन है, ठीक है। जो वापस से कॉन्जुगेशन में आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा और क्लोराइड एक बाहर निकल जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा आपका ROH पॉजिटिव चार्ज H+O एक क्लोरीन। यहां से हम ये H+ आयन बाहर निकाल देंगे, जिससे ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, ROSOCl। इसी को हम लोग बोल क्या रहे थे, क्लोरोसल्फाइड ईस्टर, ठीक है। अब SN2 में क्या करते थे कि ये जो क्लोराइड हम निकाले हुए हैं, ठीक है, इस क्लोराइड आयन को हम लाते थे एज अ न्यूक्लियोफाइल बना करके और बाहर से अटैक कराते थे। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर यही वाला जो क्लोराइड है, ठीक है, यही अटैक करेगा, इसीलिए इंटरनली न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, इसलिए हम इसको SNI बोलते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं सही से बना के दिखा देता हूं तो आपको कहानी समझ में आएगी। ROS+O और Cl, ठीक। सबसे पहले यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, यानी ये पूरा पोर्शन SO2, देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है कि नहीं, जहां पर कोई गैस बाहर निकल रही होती है वही उसका ड्राइविंग फोर्स होता है उस रिएक्शन का। यानी अगर किसी रिएक्शन में चांसेस है कि गैस रिलीज हो रही है तो गैस बाहर निकालने पर ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये SO2 बाहर निकलेगा और ये जो क्लोराइड होगा, यानी ये जो क्लोरीन है, वो देखो इंटरनली इस R के साथ अटैच हो रहा है, तो ये आपका RCl बन जाएगा और इधर आपका SO2 रिलीज हो गया, क्लियर। तो बाहर से हम क्लोराइड यानी न्यूक्लियोफाइल को नहीं लाए हैं, इंटरनली न्यूक्लियोफाइल इस एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है और यहाँ SO2 का निकलना इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, क्योंकि इसी की वजह से ये रिएक्शन हो रही है, क्लियर। समझ में आ गई बात। याद क्या रखना है, रिटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भूलना नहीं है। पहचान क्या है, देखो यहाँ पिरिडीन नहीं है, या पिरिडीन के अलावा कोई आपको और सॉल्वेंट मिलेगा, पिरिडीन है तो SN2 ही मानना है, ठीक है। अब इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हमारा आज का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि ये जो अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन SOCl2 के साथ हो रही है, और यहाँ पर ये जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, क्योंकि इससे जुड़े चारों ग्रुप आपस में डिफरेंट है। गलती कहां पर होती है कि आपको लगेगा कि कायरल कार्बन है, SOCl2 है तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा,
और आप यहाँ पर इन्वर्जन करा देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपको SOCl2 के साथ कोई सॉल्वेंट यानी पिरिडीन नहीं दे रखा है, तो पिरिडीन जब नहीं दे रखा है तो ये किसको फॉलो करेगा? SNI को। और SNI क्या शो करता है? आपका रिटेंशन। ठीक है, रिटेंशन में क्या होगा? जहां पर लिविंग ग्रुप होगा उसी साइड पर हमें न्यूक्लियोफाइल भी लगाना है, और आपको SOCl2 से कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिलता है? क्लोरीन HC2H5, यानी सेम साइड पर ही अटैच कराना है जिससे कोई इन्वर्जन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फाइनली देखिए हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे। पहला जो वीडियो आया था उसमें हम लोग ने न्यूक्लियोफाइल, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, डोनर एबिलिटी के बारे में डिटेल में बात की थी। उसके बाद हम लोग SN1 यानी सेकंड वीडियो में SN1 मैकेनिज्म पे काफी बात किया। ठीक है, फिर हम लोग आ गए SN2 और SNI पर। तो यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन पर काफी डिटेलिंग में बात करेंगे। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में भी E1, E2 और E1CB कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, और साथ ही साथ एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू कैसे रिएक्शन होते हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये भी रहेगी कि उससे पहले मैं NCERT के अकॉर्डिंग जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला क्लास 12 का पहला जो चैप्टर है वह है आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स, उसके अकॉर्डिंग एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें पूरे डिटेल में एकदम सीरियल वाइज यानी सीक्वेंस में पूरा NCERT के अकॉर्डिंग आपका उसमें रिएक्शंस हो और उसकी मैकेनिज्म हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, उसके एप्लीकेशन हो, यूज हो और उसके क्वेश्चंस भी हो। ठीक है, उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना।